To my channel Techno Tulip again. I hope you are good. And today हम लोग क्या सीखेंगे, ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग बनाना है फॉर डिस्कशन। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। जब लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया था तो उसी समय हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक पर्सनल ब्लॉग को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले ओवरव्यू कर लेते हैं। एक जो पिछला हमने काम किया हुआ है उसमें हमने कुछ HTML टैग्स को देखा, जैसे HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है। ठीक है, ये सारे टैग्स को हमने देखा। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्या बनाया था, इसके बेसिस पे हमने ये पेज बनाया था जिसमें आप देख रहे हो माई पर्सनल ब्लॉग अबाउट मी। ये दो तरह का कंटेंट हमने लिखा था। ठीक है, तो ये दो कंटेंट जो हमने लिखा था इसके अंदर में वो ये है, एक पैराग्राफ 1 के अंदर, एक पैराग्राफ 2 के अंदर। दो पैराग्राफ हमने लिखा था इसके अंदर में, और ये हमारी टाइटल हो गई। अब फ्रेंड्स इसका हम लोगों को स्टाइलिंग करना है, यानी कि डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन दे देता हूँ आपको CSS का क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, और इसका क्या होता है यूज़, CSS इज़ यूज टू स्टाइल आवर वेब पेजेस। तो हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं उस प्लेन HTML में अगर हम लोगों ने ये वेब पेज बना दिया तो ये आप देख रहे हो कि किस तरह का दिख रहा है। ठीक है, कोई लुक एंड फील नहीं है, बस प्लेन टेक्स्ट दिख रहा है ये। लेकिन हम लोगों को इसको डिज़ाइन करना है एक प्रोफेशनल तरीके से। तो वो उसको करने के लिए क्या करना है, हम लोगों को CSS जानना ज़रूरी है। तो CSS को जानने के लिए सबसे पहले ये देख लिया हम लोगों ने डेफिनेशन, CSS इज यूज टू स्टाइल आवर वेब पेजेस। उसके बाद क्या है, 3 टाइप्स ऑफ रूल टू डिफाइन CSS इन HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, 3 तरह से हम लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर में, यानी HTML पेजेस के अंदर में। पहला क्या है भाई, इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल CSS को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंटरनल CSS जब भी हम लोग लिखेंगे स्टाइल, ठीक है, ये पहला टैग होगा हमारा स्टाइल, और उसके अंदर में सपोज बॉडी के लिए हम लोग लिख रहे हैं तो एक करली ब्रेसेस के अंदर में प्रॉपर्टी एंड वैल्यू का पेयर लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया आपका प्रॉपर्टी और ये हो गई उसकी वैल्यू। फिर दूसरा हमने क्या लिखा है H1 के लिए। ठीक है, तो H1 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कलर ब्लू कर दिया। फिर P के लिए, पैराग्राफ के लिए हम लोगों ने क्या किया, कलर को रेड कर दिया। ठीक है, और स्टाइल से उसको रैप कर दिया, यानी कि स्टाइल ओपन स्टाइल क्लोज सॉरी। तो इस तरह से जब भी हम लोग कोई स्टाइल लिखेंगे, ठीक है, वो किसके अंदर लिखेंगे, वो हेड के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, हेड के अंदर में, हेड के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हेड यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, इंटरनल स्टाइल शीट। अब दूसरा हम लोग जानते हैं क्या होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जब हम स्टाइल्स का कोई सेपरेट पेज बनाते हैं, सपोज styles.css के नाम से, इसका एक्सटेंशन CSS होता है, .css। ओके, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है स्टाइल के जगह पे। स्टाइल के जगह पे मैं इसका नाम माई स्टाइल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका नाम इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कुछ भी। ये उसके बाद हेड टैग के अंदर में ही हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। कैसे करेंगे, लिंक रेल स्टाइल से। उसके बाद एचरेफ मतलब ये पाथ देंगे हम लोग इसका कि कहाँ है। अगर सपोज ये किसी फोल्डर के अंदर में है और उस फोल्डर का नाम है माई CSS या CSS सिर्फ नाम है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, CSS/। तो ये क्या हो जाएगा, CSS फोल्डर के अंदर में रखा हुआ रहेगा, तो ये एक्सेस कर लेगा हमारे पेज पे। तीसरा होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को किसी भी HTML के टैग के अंदर में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनलाइन CSS को HTML टैग के अंदर में लिखने का क्या रूल है। सबसे पहले सपोज मैं H1 टैग देख लेता हूँ। अगर H1 टैग ओपनिंग क्लोजिंग इसमें लिखा हुआ है, बीच का कंटेंट कुछ भी, माई हेडिंग सपोज लिखी हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनलाइन CSS कैसे लिखेंगे, इसके अंदर स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स, और उसके बीच में हम लोग क्या लिख देंगे, कुछ भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सपोज मुझे कलर इसका चेंज करना है, तो क्या करेंगे, COLOR
रेड, रेड की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, येलो या ब्लू, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके साथ में अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, कोमा लगाना है। यहाँ पे कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर देते हैं इसकी 30 px, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिज़ाइन करते हैं। ओके, और दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है CSS के अंदर में जो जानेंगे हम लोग आगे चल के। एक होता है क्लास, दूसरा होता है आईडी, ठीक है। तो क्लास और आईडी ये दो चीज़ होती है, इसको भी हम लोग आगे चल कर के जानेंगे। क्लासेस को सिंपली आप देखें तो किस तरह से हम लोग लिखते हैं। अगर हम लोग ये इंटरनल या इनलाइन लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इस तरह से क्लास लिखेंगे। सपोज़ इसका मैंने एक क्लास लिखा है HTML का H1 का, तो इसको लिखेंगे ऐसे क्लास, क्या इसका क्लास का नाम लिख देते हैं कुछ भी, टाइटल, ठीक है। अब इस टाइटल को के ऊपर में हम लोग CSS लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज़ पहले अगर हम इंटरनल पे चलते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टाइल के अंदर में डॉट से टाइटल कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम लोग क्या करते हैं इसका लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सेव कर सकते हैं इस तरह से। और सेम एज हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नल CSS के अंदर में भी हम लोग लिखते हैं सेम। उसके बाद अगर आईडी लिखनी है तो सपोज इसके अंदर मैं एक आईडी क्रिएट कर देता हूँ, आईडी इक्वल टू डबल कोट्स, उसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे आईडी का भी कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे इसका नाम टाइटल है तो इसका नाम फर्स्ट टाइटल लिख दिया हमने, ठीक है। और फर्स्ट टाइटल को क्या किया हमने, आईडी को कैसे एक्सेस करेंगे और उसके अंदर CSS कैसे लिखेंगे। जैसे डॉट से हमने यहाँ पे टाइटल को लिखा है तो आईडी को हम लोग हैश से डिनोट करते हैं, ठीक है, हैश, और उसका नाम आईडी का और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। उसके अंदर में जो भी लिखना है, फ़ॉन्ट साइज़ जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे 20 px लिख दिया। यहाँ पे सपोज़ हमने कलर लिख दिया, कलर रेड, ठीक है। तो CSS में ये कॉम्बिनेशन को जान लीजिए, ये होती है प्रॉपर्टी और ये होती है वैल्यू, ठीक है। ये कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गई और ये वैल्यू हो गई रेड, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करते हैं, CSS को लिखते हैं। तो चलिए फटाफट आते हैं और वेब पेज पे अपने ब्लॉग को डिज़ाइन करते हैं, पर्सनल ब्लॉग को, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, पहले Notepad++ ओपन करते हैं, जहाँ पे हमारी फाइल कल की बनी हुई थी पिछली वीडियो की। तो इसको डिज़ाइन करेंगे। अभी हमने देख लिया 3 तरह के CSS होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग कौन सा CSS यूज़ करेंगे, वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया था, स्टाइल लिखा था, ठीक है, डबल कोट्स, और उसके अंदर में प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू का पेयर। तो क्या लिखना होगा, सपोज मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर रेड, इसको मैंने सेव किया। अभी जो आपकी फ़ाइल दिख रही थी वो ब्लैक कलर में थी, माय पर्सनल ब्लॉग लिखा हुआ। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे ये रेड कलर में दिख रही है। कैसे हुआ ये हुआ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है आपका स्टाइल, और स्टाइल के अंदर में क्या लिखा मैंने, कलर, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू क्या लिखी, रेड। अब इसका अगर मैं वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, सपोज मैं इसका रेड ना लेके ब्लू लेना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे, ये ब्लू कलर में दिखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अपने पर्सनल ब्लॉग को डिज़ाइन करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट और एलिमेंट है HTML का जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो है div, ठीक है। इसका मतलब आप डिवीज़न भी समझ सकते हैं। हर एक HTML एलिमेंट्स का पेरेंट भी ये हो सकता है div के अंदर में हम लोग जितने चाहे मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हैं। तो पहले एक पेरेंट div कर लेते हैं क्रिएट हम लोग, ठीक है। इस div के अंदर में हम ये सारा HTML रखेंगे।
तो इस div को ओपन किया हमने वहाँ पे, और यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लिक करने से इसका ओपन क्लोजिंग जो ब्रैकेट्स है वो दिख जाता है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर में। इसको करते हैं सेव, देखते हैं कुछ इफेक्ट इसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखिए, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि div का हमने कोई स्टाइल लिखा नहीं है। तो div का स्टाइल लिखने के लिए सपोज मुझे पर्सनल ब्लॉक क्रिएट करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं CSS लिखता चलूँगा अभी। तो क्या करना है, STYLE स्टाइल, स्टाइल के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी विड्थ लिखेंगे इसकी कितनी, 950 px, 950 px हमने लिख दिया इसका। ओके, इसको हम लोग करेंगे सेव करने के बाद रिफ्रेश, ये देखो आप। ठीक है, ये 950 px में आ गई सारी HTML जो भी हमने डिज़ाइन किया था वो 950 px के अंदर में आ गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये अलाइनमेंट इसकी जो है वो लेफ़्ट साइड में, राइट साइड ब्लैंक है। लेकिन मुझे ये चाहिए कि ये मिडिल में रहे अलाइन, ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी है वो मिडिल में रहे, और इसके लेफ़्ट और राइट में मार्जिन इक्वल रहे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए लिखना होता है मार्जिन लेफ़्ट ऑटो। ऑटो मीन्स ये ऑटोमेटिकली ले लेगा इसके अकॉर्डिंग, जितना हमने इसका विड्थ दे रखा है ब्लॉक का, मार्जिन भी ये ऑटो रखेगा उसके हिसाब से। ठीक है, और मार्जिन राइट को हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कर देंगे इसको भी, ताकि वो बराबर बराबर दोनों तरफ ले ले। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये मार्जिन दोनों तरफ में बराबर हो चुका है। हम चाहें तो इसकी कोई वैल्यू भी दे सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, सपोज़ मैं इसको कर देता हूँ 100 px, सॉरी 100 px। ओके, इसको भी मैं दे देता हूँ 100 px। अब इसको सेव करता हूँ, देखिए क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अब बराबर चूँकि नहीं दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, क्यों नहीं दिख रहा है, कि ये डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन चीज़ होता है HTML का एलिमेंट, ये डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन ही होता है। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट होता है। ठीक है, LTRB इसको कह सकते हैं हम लोग, लेफ़्ट टू राइट। तो हम लोगों को ये पहले पता नहीं है कि स्क्रीन हमारा साइज़ क्या है स्क्रीन का। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्सल को डिफ़ाइन करने के बजाय हम लोग यहाँ पे ऑटो कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है। ठीक है, कितना रखना है वो इस पर डिपेंड करता है, 950 पे। चलो इसको सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करके। अब ये बराबर दिखने लगा आपको। इस पर कैसे डिपेंड करता है अब देख लीजिए, 950 की जगह पे मैं इसको 1000 कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मार्जिन क्या था। अब मैं इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करूँगा, देखिए आप मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया दोनों तरफ से, और इसका विड्थ बढ़ गया। तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये दोनों। ठीक है, जब हम यहाँ पे ऑटो डिफाइन करते हैं वैल्यू में, मार्जिन लेफ़्ट एंड मार्जिन राइट में। ओके, तो ठीक है, चलिए ये चीज़ हम लोगों ने क्या कर लिया। अब इस पेरेंट डिव के अंदर में क्या करेंगे, हम जो भी चीज़ हम लोगों को रखनी है उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट डिव के अंदर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो ये डिव हमने यहाँ पे रखा, और ये डिव को यहाँ पे क्लोज किया। ये सारा कंटेंट हमने एक सेपरेट डिव के अंदर में रखा। क्यों किया ऐसे हमने, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज को भी ऐड करनी है। पर्सनल ब्लॉग हम बना रहे हैं तो एक इमेज भी होना ज़रूरी है। अब चूँकि इमेज को हमने पहले से ही ले रखा है अपने फ़ोल्डर के अंदर, इस फोल्डर में हम लोग ये प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो बाहर में है, एक अंदर में है। अंदर में इमेज के नाम से हमने क्रिएट कर रखा था, उसके अंदर में ये MyMG है। तो इसको अगर हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इमेज को ऐड करते हैं वेब पेज के अंदर में। एंकर टैग कहते हैं इसको, ठीक है, सॉरी IMG। IMG, ठीक है। IMG के अंदर में क्या करेंगे, SRC यानी सोर्स लिखेंगे पहले इसका, कि ये इमेज हम लोग कहाँ से ले रहे हैं।
ठीक है। बेटर प्रैक्टिस के लिए हम लोग जिस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी प्रोजेक्ट के अंदर में इमेज को रखते हैं, ठीक है। तो क्या नाम था इमेज का हमारा, my.img, ठीक है। चलिए my.img कौन सा, इसका एक्सटेंशन क्या है, .png है, ठीक है। तो png यानी कि my.img.png, ओके। तो ये हो गया हमारा इमेज। चूँकि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है mg का, तो हम लोग इसको सेल्फ क्लोजिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो आप यहाँ पे आ गया सेम एज़, अगर हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा जो रूट फोल्डर है वो मैस नहीं करे इमेज एंड फाइल्स के साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट क्रिएट करते हैं, इमेजेस को सेपरेट रखते हैं, फाइल्स को सेपरेट रखते हैं, ठीक है। तो इमेज यहाँ पे हमने एक लगा रखा है my.img के ही नाम से। तो अगर हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, img फोल्डर का नाम था /, अभी भी देखो आप यहाँ पे आने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इमेज को ऐड करेंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है इमेज की, अल्ट, ALT। यहाँ पे अल्ट का मतलब होता है ऑल्टरनेट। अगर किसी वजह से इमेज लोड नहीं हुई वेब पेज पे या नहीं दिख रही है, सपोज img की जगह मैंने गलती से कुछ भी imgg कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इमेज हमारी नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इमेज हमारा कुछ ना कुछ तो शो करना चाहिए अगर इमेज नहीं लोड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, जैसे img लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे img या my.img। अब इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो आप इमेज तो नहीं दिख रहा है लेकिन टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, अल्टरनेट जो हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। चलिए इसको हटा के इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे इमेज दिखने लगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इमेज जो हमारा ये है ये आपको लेफ़्ट साइड में दिखे और उसके राइट साइड में हमारा ये दिखे टेक्स्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना ये पड़ेगा कि हम इसको सेपरेट डिव के अंदर में रखेंगे, ठीक है। इमेज को भी जैसे हमने इसको रखा है, तो इसको सबसे पहले स्टाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिव यहाँ पे ओपन करते हैं और इस इमेज के बाहर इसको क्लोज करते हैं। तो इमेज हमारा इस डिव के अंदर में आ गया, ठीक है। अब सेम एज जैसे कि हम लोगों ने 1000 पिक्सल रखा है, तो इसके अंदर जो भी हम लोग डिव क्रिएट करेंगे उसकी विड्थ जो है वो 1000 से छोटी होनी चाहिए, ये उसका प्लस भी, चाहे जितने भी डिव हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन सब सारे डिव का जो विड्थ होगा उसका प्लस 1000 से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इस इमेज का हम लोग जो रखेंगे कंटेनर में, ये डिव कंटेनर में, उसका हम लोग स्टाइल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे विड्थ डिसाइड करते हैं। इसको मैंने चलो दे दिया 300 px, ठीक है। 300 px तो हमने इसको दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट अलाइंड है, ठीक है। तो ये लेफ़्ट में ही दिख रहा है। और इस कंटेंट जिस कंटेनर में हमने रखा हुआ है उसका हम लोग विड्थ क्या कर लेंगे, स्टाइल देते हैं, उसकी विड्थ हम लोग रख लेते हैं आपका 300, जैसे मैंने किया इसका रख लेते हैं 600 या 650, ठीक है, विड्थ, ओके। चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखिए आप ये हमारा 650 के अंदर में आ गया। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि ये इमेज जो है, ये इमेज दिखे हमारा किधर, लेफ़्ट में, और ये दिखे हमारा और इसके राइट साइड में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करना होता है, एक और CSS लिखना होगा, ऐड करना होगा हमें इसमें। इसके अंदर में हम लिख देते हैं, चलो आपका पहले इसके अंदर में इसको करना है राइट साइड में, तो इसकी फ्लोट क्या कर देते हैं, राइट, ठीक है। फ्लोट राइट का मतलब ये होता है कि राइट साइड फ्लोट कर जाएगा, ये
पूरा कंटेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या रिफ्रेश करके देखते हैं, चलो देखो अब ये हो गया। लेकिन ऊपर में ये गैप क्यों आ रहा है, ये गैप इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट जो था हमारा लेफ़्ट किया हुआ, ये लेफ़्ट तो है ही, लेकिन ये इस साइड में मार्जिन ले रहा है, ठीक है। इस साइड इसका मार्जिन है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, ये आपका नीचे दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट ना छोड़ करके यहाँ पे इसका फ्लोट, इसका IMG का फ्लोट, जो IMG के ऊपर में जो div है उसका फ्लोट क्या कर देते हैं, लेफ़्ट, ठीक है। चलिए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब देखो अब मार्जिन हट गया वहाँ से, तो ये आ गया टॉप पे, ठीक है। यहाँ पे माय पर्सनल ब्लॉग, अबाउट मी हो गया, और यहाँ पे हमारा इमेज भी आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब दो चीज़ और इसमें क्रिएट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, इसका हेडर और इसका फूटर, जो कि हर एक वेब पेज में रहता ही रहता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करते हैं एक और div का क्रिएशन, ठीक है। इस पेरेंट div से बाहर करते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि उसे हमें फुल स्क्रीन पे दिखाना है, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये 1000 px के अंदर में दिखाना होता है हेडर को, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं उसको, लेकिन हम लोग इसको बाहर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसको फुल स्क्रीन पे दिखाना है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग क्या लिखते हैं, CSS, चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक हाइट देते हैं, और हाइट का कितना देंगे उसको, सपोज हमने दे दिया 100 px, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ से हाइट तो आ जाएगी इसकी, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। 100 px ये हाइट तो आ गई यहाँ पे, लेकिन कोई इसका इफेक्ट पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कलर दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND कलर, क्या कर देते हैं इसका, कोई सा भी, चलो रेड ले लेते हैं, ओके। ये हो गया, हमने क्या कर लिया, ये रेड। इसके अंदर एक BR, या इसके अंदर मार्जिन बॉटम लिख देते हैं। अभी आपने मार्जिन लेफ़्ट राइट देखा है, अब मार्जिन बॉटम देख लीजिए, मार्जिन बॉटम क्या हो जाएगा, मान लो मैं ले लेता हूँ 50 px, देखें क्या इफेक्ट करता है ये, देखो आप, ठीक है। ये पहले चिपक के आ रहा था, जो अच्छा नहीं लग रहा था इसके साथ में, अब ये क्या हो गया, नीचे हो गया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया एक हेडर, ये हो गया हमारा मिडिल का मेन कंटेंट। अब फूटर क्रिएट करते हैं। तो फूटर क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे, आउट ऑफ द div हम लोग सेम एज एक फूटर क्रिएट कर लेंगे, जिस तरह से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया, सॉरी इसको हेडर को बॉडी के अंदर करते हैं, बॉडी के अंदर ही करते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फूटर क्रिएट कर लिया। फूटर का कलर ऑब्वियसली हम लोग चेंज कर देंगे, बाकी प्रॉपर्टीज़ को वही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख देते हैं सपोज़ येलो, ठीक है। इसको जो भी कलर मैं डाल रहा हूँ अभी, वो सिर्फ सिखाने के लिए है। इसको हम लोग फिर से रीडिज़ाइन करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से रीडिज़ाइन करेंगे। जब तक कंप्लीट हमारे पास में एक बढ़िया सा ब्लॉग, ये पर्सनल ब्लॉग नहीं बन जाता है वेल डिज़ाइंड, तब तक हम लोग एक दो वीडियो इस पे और क्रिएट करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ ब्लॉग देख रहे हैं, ठीक है। इससे काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा, साथ के साथ इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर चाहें तो खुद से। अभी जो आइडिया आपको मिल चुका है, अदरवाइज़ कहीं से भी रेफरेंस लेकर के आप देख सकते हो कि कैसे CSS को इसमें ऐड करते हैं। अभी प्रैक्टिस इनलाइन CSS पे हो रही है, ओके। तो इसमें देखो फूटर को देखते हैं क्या हो गया, हमारा फूटर हमारा यहाँ पे
दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसका हमने क्या किया है, हाइट और विड्थ वगैरह सब फिक्स नहीं किया जो मिडिल कंटेंट हमारा है। विड्थ में किया हमने, हाइट नहीं किया है, ठीक है। तो मिडिल कंटेंट जो हमारा था वो है ये 1000 px के अंदर में हमने रखा था इसको, ठीक है। तो इसको चलो एक हाइट दे देते हैं। हाइट हम लोग कितना दे दें, 700 px में दे देता हूँ सपोज, कंटेंट के अकॉर्डिंग दे देते हैं, ठीक है। चलो कहाँ, यहाँ पे आकर के हमारा ये रुक रहा है। अभी मार्जिन बॉटम जो 50 px हमने डाला था वो यहाँ पे छूट गया है, जिसकी वजह से ये दिख रहा है। तो मार्जिन बॉटम यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, हमें मार्जिन बॉटम नहीं चाहिए। मार्जिन को हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। आइए रिफ्रेश करके देखते हैं क्या इफेक्ट होता है, देखिए आप, ठीक है। यहाँ तक हमारा फूटर दिख गया। और ये हमारा चूँकि स्क्रॉल हो रहा है, हम चाहे तो हाइट को थोड़ी और छोटा कर सकते हैं। इसकी हाइट को, मिडिल कंटेंट की हाइट को 700 से घटा के हम लोग 500 कर देते हैं। स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीचे कंटेंट नहीं है तो स्क्रॉल देने की भी ज़रूरत नहीं है। 500 से भी कम, 400, चलो स्क्रॉल करना ही नहीं है, ठीक है। 400 से भी कम जाएगा तो कितना जाएगा, 350, ओके। 350 px चलते देते हैं इसको। अब देखो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आ चुका है। क्या क्या हम लोगों ने कर लिया, हेडर क्रिएट कर लिया, फुटर क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ मैं ऐसे करके, फुटर फुटर, और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, हेडर कर देते हैं यहाँ पे, हेडर, ठीक है। चलिए, ये हेडर और ये फुटर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मिडिल कंटेंट हो गया। ये आपको क्लियर हो चुका है यहाँ तक कि कैसे हम लोग ये चीज़ ऐड करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं किसी भी तरह से। इसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है, कुछ और भी एलिमेंट्स हम लोग सीखेंगे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए आप लोगों ने ये जान लिया कि वेब पेज को हम लोग स्टाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी, और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने काम कर रखा है ना, इस पे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको अच्छे से रीडिज़ाइन करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे एक वेब पेज हमारा डिज़ाइन हो वो एक प्रोफेशनल लगे, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इसके साथ साथ में। तो प्रैक्टिकली मैं वेब पेज इसलिए क्रिएट करता जा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े HTML CSS और वेब प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसके साथ में हम लोग, हो सकता है आने वाली वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप भी सीखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, कुछ jQuery इफेक्ट्स देखेंगे हम लोग। मतलब कंप्लीट जो हम लोग लगभग ये है फ्रंट एंड के लिए जो भी होता है वो सारा कुछ स्क्रिप्टिंग हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग इसी ब्लॉग पे अगली वीडियो में भी काम करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।